हेलो, मैं अरविंद जागे आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th मैथ्स। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपन क्लास 12th मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। आइए जानते हैं इस टॉपिक का एग्जाम की दृष्टि से कितना वेटेज है। तो देखें, इस टॉपिक का वेटेज है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का है। इसमें एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। चलो आज इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलूं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बात एक ही है। इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानने से पहले अपने को फंक्शन के बारे में बताना चाहिए। फलन क्या होता है या फंक्शन क्या होता है। फलन या फंक्शन, इसे प्रतिचित्रण भी बोला जाता है। तो फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन डेफिनेशन देखते हैं इसकी। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक अद्वितीय अवयव से संबंध होता है। देखिए, फलन को इस प्रकार दर्शाया जाता है। एफ समुच्चय ए से बी में एक फलन है। समुच्चय ए से बी में एक फलन है। तो इस प्रकार देखिए, ये फलन, ये समुच्चय है ए, ये समुच्चय है बी। इसमें एक फलन है एफ। इसके अवयव मान लीजिए A1, A2, A3, A4 है। इसके अवयव है B1, B2, B3, B4। तो क्या बोल रही है अपनी डेफिनेशन कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन या प्रतिचित्रण एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। अद्वितीय का मतलब उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो देख लें, संबंध जैसे A2 का संबंध B3 से है, A1 का संबंध मान लीजिए B2 से है, A3 का संबंध B1 से है और A4 का संबंध B4 से है। इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अगर ये इस प्रकार आए, ये A समुच्चय हो गया, ये B, इसमें फलन F है, यहाँ पर अवयव हो गए A1, A2, A3, A4। यहाँ पर B1, B2, B3 और इस प्रकार से 3 लेते हैं इसके अंदर।
तो मान लीजिए इसका संबंध इससे है, इसका भी संबंध इससे है, इसका भी संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो ये फलन है या नहीं? ये फलन है। देखो इसको एक तरीके से अपन समझ सकते हैं, कैसे पता चला अपने को ये फलन है या नहीं है। देखो फलन के लिए जरूरी होता है कि मान लीजिए ये यहाँ पर समुच्चय ए है, समुच्चय यहाँ पर है बी, यहाँ पर इसके अवयव है a1, a2, a3, a4। यहाँ पर मान लीजिए b1, b2, b3 और b4। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये कोई मदर है, ये इसके बेटे या सन है। तो मान लीजिए एक मदर है, तो ये b1 है, मान लीजिए इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध मान लीजिए इससे है। ठीक है। अब ध्यान दें कि भाई मदर है तो b1 मदर का एक लड़का है a1, b2 का है a3 और b3 का है a4 और b4 का है a2। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ले लेता हूँ a5, क्या लेता हूँ a5, और a5 का मैं संबंध कर देता हूँ b4 से। तो अपने यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो b4 है ये मदर है, तो मदर के दो लड़के हो सकते हैं, यही कंडीशन यहाँ पर बनी थी। एक का संबंध दो से और होता है, इसका मतलब ये क्या है? फलन है। अगर ऐसा होता, यहाँ पर कोई पॉइंट होता, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट मैंने कम कर दिया, इसका संबंध इससे कर दिया, इसका संबंध इससे कर दिया, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो गया कि ये मदर है, इसका लड़का ये हो गया, इसका भी ये, यानी एक मदर के दो लड़के हो सकते हैं। यहाँ पर b2 है तो b2 का a3 हो गया, b3 का a4 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई मदर है ही नहीं, तो बच्चा हो सकता है क्या? ये बात संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ फलन को परिभाषित होने के लिए पूर्व प्रतिबिंब होना जरूरी होता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, कोई फलन है sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। अपने को बताया sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। अब अपने को बताया केवल sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। sin 45 की कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती, sin 45 की कोई दूसरी वैल्यू नहीं हो सकती। और √1/√2 तो वैल्यू हो सकती है cos 45 की। तो सेम कंडीशन वही अपनी वाली आ रही है। यहाँ पर a हो गया, ये समुच्चय b हो गया, यहाँ पर a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3। तो यहाँ पर कंडीशन ये आ रही, मान लीजिए इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित। तो अपने को ये पता चला कि यहाँ पर जो ये अवयव है a2 और a3, तो सेम इसी प्रकार जैसे sin 45 और cos 45, ठीक है। और इनकी वैल्यू क्या आ रही है? दोनों की सेम आ रही है, b2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? 1/√2। तो इस प्रकार अपने को पता चला कि ये क्या है? फलन है। या फलन को वक्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है, तो वो बाद में अपन पढ़ेंगे। अब बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए क्या है कि फलन का एकीकी और आच्छादित होना जरूरी होता है। किसी भी फलन का प्रतिलोम, किसी भी फलन का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए फलन का एक की आच्छादित होना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है।
किसी भी फलन का प्रतिलोम याद करने के लिए क्या होना चाहिए, एकीकी और आच्छादित होना चाहिए। ये एकीकी और आच्छादित क्या है, ये फलन के प्रकार हैं। तो फलन के प्रकार हैं, तो अपने को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एकीकी फलन क्या होता है, आच्छादित फलन क्या होता है, और इन दोनों का कॉम्बो यानी एकीकी आच्छादित क्या होता है। तो अपन जानते हैं एकीकी के बारे में। एकीकी फलन, तो एकीकी फलन क्या होता है, वन वन फंक्शन यदि फलन या यदि f a से b समुच्चय a से b में एक फलन हो तो f एकीकी फलन कहलाता है। यदि f के अंतर्गत a भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। तो देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूं, इसमें एक एकीकी फलन का है और एक ऐसे ले रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए a समुच्चय है, यहाँ पर ये समुच्चय b है। इसके मान लीजिए अवयव a1 a2 a3 a4, इसके मान लीजिए b1 b2 b3 b4 b5 है। ये कोई फलन है a से b में f। इसी प्रकार में एक ये ले रहा हूं, इधर कोई g है फलन समुच्चय a समुच्चय b। यहाँ पर a1 या यहाँ से ले लेते हैं, चलो अक्ष और y ले लेते हैं, अक्ष और y। ये x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4 y5 लेते हैं। तो अपनी डेफिनेशन क्या बोल रही है, यदि f a से समुच्चय a से b में कोई फलन f है तो वो एकीकी फलन तब कहलाएगा जब f के अंतर्गत a के भिन्न भिन्न अवयव b के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। तो ध्यान दें, यहाँ पर अपने मान लीजिए ये a1 इससे संबंधित हो गया, a2 इससे संबंधित हो गया, a4 इससे संबंधित हो गया और ये इससे संबंधित हो गया। दूसरा ये ले रहे हैं, इसके अंदर देखते हैं, मान लीजिए ये इससे संबंधित है y2 से, ये संबंधित मान लीजिए ये भी y2 से है, ये y1 से है और ये अपना है y4 से। अब क्या बोलना है, इसमें से अपने को बताना है कि एकीकी फलन ये वाला है या ये वाला है। तो इसके लिए अपन देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि a के भिन्न भिन्न अवयवों के b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। यहाँ पर b में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। a1 का इधर है b3 तो ये अलग है, a2 का b1, a3 का b4, a4 का b5, तो सभी अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन सा फलन हो गया, एकीकी फलन हो गया। यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये बन रही है, इसमें देखिए x1 और x2 दोनों y2 पे एक दूसरे में दोनों का प्रतिबिंब क्या है, समान है। इसके लिए क्या नहीं हो सकता, एकीकी नहीं हो सकता, एकीकी नहीं है। फलन तो है लेकिन एकीकी फलन नहीं है, क्योंकि एकीकी क्या होना चाहिए कि भिन्न भिन्न अवयवों के b में भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। अब बात आती है आच्छादक की, तो आच्छादक के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, यदि f a से b समुच्चय a से b में कोई फलन हो तो आच्छादक फलन कहलाता है। यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। मान लीजिए जैसे a1 b2 से संबंधित है, a2 है b1 से, a3 b3 से है और a4 भी b3 से है, a5 है b4। तो क्या है कि b1 b2 b3 b4 सभी क्या है, इनसे क्या है, संबंधित है। दूसरा एग्जांपल ये ले रहे हैं इधर कि अक्ष मान लीजिए y1 से है, अक्ष 2 y2 से है, अक्ष 3 भी y2 से है और अक्ष 4 y3 से है और अक्ष 5 y5 से है। तो यहाँ पर अपने को पता लगाना है कि क्या होना चाहिए, आच्छादक फलन इनमें दोनों में से कौन सा है, जी फलन है या एफ है। तो इसके लिए अपन क्या देख सकते हैं, अपने डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है, बी का प्रत्येक अवयव यानी ये वाला प्रत्येक अवयव, ठीक है,
किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो B1 है वो A2 का है, B2 है A1 का है, B3 किन का है, A3 और A4 का है, A5 किसका है, B4 का। इसका मतलब ये हुआ कि देखो B में कोई भी अवयव क्या नहीं रह रहा है, खाली नहीं रह रहा है। इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है कि ये अवयव क्या रह रहा है, खाली रह रहा है। तो ये प्रतिबिंब है, डेफिनेशन के हिसाब से प्रतिबिंब होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं है, ये आच्छादित फलन नहीं है, और ये क्या है, आच्छादित फलन है। ये अपन ये चीजें किस लिए पढ़ रहे हैं, ये चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपना बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाए। अब बात करते हैं आच्छादित एकीकी आच्छादित फलन की। अपना मेन मुद्दा यही है कि इनवर्स के लिए क्या होना चाहिए, फलन का एकीकी और आच्छादित दोनों होना चाहिए। एकीकी आच्छादित या बिजेक्टिव फंक्शन, देखिए एकीकी आच्छादित के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित कोई फलन f एकीकी आच्छादित कहलाता है यदि f एकीकी के साथ साथ क्या हो, आच्छादित भी हो। कहने का मतलब अपना जो अपन ने पढ़ा एकीकी और आच्छादित दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इस प्रकार का मान लीजिए समुच्चय ए है, समुच्चय बी है, इसमें कोई फलन f है, इसके अवयव है A1 A2 A3। यहाँ पर मान लीजिए है B1 B2 और B3। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है मान लीजिए, और ये इससे संबंधित। जो इस प्रकार का फलन होगा वो होगा एकीकी और आच्छादित, एकीकी और आच्छादित दोनों होगा। तो अपना मकसद यही था कि अपन थोड़ा बेसिक जाने इनके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ये अपन को पता नहीं, आगे अपन जो पढ़ रहे हैं तो वो कोई फायदे वाली बात नहीं है। चलो जानते हैं। अब बात आती है अपने मुद्दे की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। फलन, ये फलन के टॉपिक थे जो अपन ने अभी डिस्कस किए थे, इसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए था। अब ध्यान दें, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्री आना जरूरी है। देखिए अपन ने 10th 11th क्लास में पढ़ा था, जैसे अक्ष बराबर साइन थीटा, अक्ष बराबर साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा होता था वो होता था प्रांत होता था, प्रांत या इसे बोलते हैं डोमेन, डोमेन। ठीक है, डोमेन यानी जो भी अपने यहाँ पर एंगल रखते थे, और एंगल रखने पर यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती थी, वैल्यू रिजल्ट, या दूसरे शब्दों में कहें तो रेंज, परिसर, या इसे और बोला जा सकता है फलन का मान। ये फलन है, इसका मान। अब ध्यान दें, अपन जैसे थीटा की वैल्यू रखते थे, थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। जैसे मैंने रखा साइन 30 डिग्री, तो वैल्यू अपने पास निकल के आई 1/2। जैसे रखा मैंने साइन 45 डिग्री, तो वैल्यू अपने पास निकल के आई 1/√2। साइन 60 डिग्री रखने पर वैल्यू निकल के आई √3/2। तो ये वैल्यू जो होती थी उन्हें बोला जाता था परिसर, क्योंकि ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, वैल्यू निकल के आ रही है, मुख्य मान निकल के आ रहा है। वो जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जो अपन ने रखा है यहाँ पर, तो ये सभी क्या है, ये है प्रांत है या डोमेन है। अब क्या होगा, इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रांत है वो परिसर हो जाएगा और परिसर प्रांत हो जाएगा। चलो इनवर्स के बारे में देखते हैं। इसे मान लीजिए मैं ले रहा हूं कि y बराबर साइन x, साइन x, या यहाँ पे अपन ले सकते हैं x बराबर साइन y, साइन y। अगर मैं साइन की तरफ लाऊं तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब क्या होगा, जो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे, चलो अपन लिखते हैं एक बार। जैसे मैं लिख ली मैंने साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री,
तो वैल्यू अपने पास निकल के क्या आती है √3/2, या मैं ऐसे लिखूं इसको कि 60 डिग्री बराबर साइन इनवर्स √3/2। अब क्वेश्चन अपना उल्टा हो गया। पहले क्वेश्चन क्या हुआ करता था, पहले क्वेश्चन हुआ करता था अपने को एंगल दे देते थे और अपन क्या निकाल देते हैं, इनकी वैल्यू निकाल देते। अब ये होगा क्वेश्चन कि अपने को इस प्रकार दिया जाएगा साइन इनवर्स √3/2 साइन के कौन से एंगल पर होता है, तो अपने को बताना पड़ेगा कि ये 60 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू रहेगी, तो अब ये हो जाएगा प्रांत हो जाएगा या डोमेन, और जो रिजल्ट निकल के आता है उसे बोलेंगे अपने रेंज या परिसर। लेकिन ये किस में रहेगा, इनवर्स में तो चेंज हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी ये उल्टा रह जाएगा। जैसे प्रांत को परिसर बोलेंगे, परिसर को प्रांत बोलेंगे। अब आगे चलते हैं अपन। जैसे एंगल है यहाँ पर डिग्री में है, लेकिन इनवर्स में अपने आएगा रेडियन के अंदर। जैसे रेडियन के अंदर अपने को, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को लिखेंगे π/2। मैंने लिख दिया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई, 180 डिग्री को पाई। जैसे अपन ने पढ़ा था 11वीं क्लास में कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन अपॉन 180। अब जैसे मान लीजिए अपने को निकालनी है 60 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिखते ही क्या आ गया 60 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री, 60 से कट गया 3 टाइम। इसका मतलब जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू आएगी π/3, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स और सेक कोसेक, इनके लिए क्या करना होगा, अपने को इनकी रेंज यानी परिसर और डोमेन प्रांत ये पता होना जरूरी है। इनके लिए अपन एक टेबल बनाते हैं। उससे पहले अपन देखो ये जान लेते हैं कि साइन इनवर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर पावर 1 लगा दी, साइन एक्स की पावर -1, इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/sin x, ये भी नहीं लिख सकते। इसका केवल मतलब यही होता है कि प्रतिलोम। अब ध्यान दें, जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स है, ये तो दर्शाएंगे अपने को एंगल के बारे में, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स दर्शाएंगे एंगल के बारे में। तो महत्वपूर्ण जानने वाली बात यह है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो तो वैल्यू को दर्शाते हैं, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो कोण को दर्शाते हैं। तो ये पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं कि प्रतिलोम में त्रिकोणमितीय फलन कोण को व्यक्त करते हैं, जबकि त्रिकोणमितीय फलन संख्या को दर्शाते हैं या संख्या को व्यक्त करते हैं। अब जानते हैं जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स यानी सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रांत और परिसर, तो इसके लिए अपने एक टेबल बनाएंगे। टेबल इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फंक्शन फलन, यहां पे लिख रहा हूं डोमेन प्रांत,
यहाँ पे लिख रहा हूं रेंज परिसर, या मुख्य मान भी इसको बोला जाता है। सबसे पहले अपन फलन लेते हैं, मान लीजिए y बराबर साइन इनवर्स x, तो इसका प्रांत होता है -1 से 1, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। अगला y बराबर cos इनवर्स x, इसका प्रांत या डोमेन होता है -1 से 1 और इसकी रेंज होती है 0 से π। सेम इसी प्रकार y बराबर tan इनवर्स x, इसकी जो रेंज होती है वो सभी रियल नंबर होती है और प्रांत जो होता है वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं और रेंज इसकी होती है -π/2 से π/2। तो ये छोटा कोष्ठक आपको दिखाई दे रहा है, इधर बड़ा कोष्ठक दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है क्लोज इंटरवल, इसे बोला जाता है ओपन इंटरवल, या इसे बोल सकते हैं कि खुला अंतराल, और ये है बंद अंतराल। इसका मतलब ये हुआ कि खुले अंतराल में कोई भी चीज है जैसे -π/2 से π/2, खुले अंतराल का मतलब ये है कि ये -π/2 और π/2 दोनों को शामिल नहीं करना है, इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी उनको अपने को क्या करना है, शामिल करना है। लेकिन बंद अंतराल में क्या होता है, यहाँ से लेकर यानी -π/2 को भी शामिल करना है और इन दोनों के बीच की तो जितने भी परिसर है, रेंज है, उनको भी क्या करना है, शामिल करना है। अब बात करते हैं अगला y बराबर cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x में भी डोमेन रियल नंबर होते हैं और ओपन इंटरवल में 0 से π। फिर इसके बाद में आता है y बराबर कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x ये होता है रियल नंबर और इनमें क्या नहीं होते, -1 से लेकर 1 ये शामिल नहीं होते और इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 और 0 इसमें नहीं होता शामिल। फिर इसके बाद में y बराबर सेक इनवर्स x, सेम डोमेन इसका होता है रियल नंबर और -1 से लेकर 1 तक शामिल नहीं होते हैं और इसका परिसर होता है 0 से π और -π/2 क्या नहीं है, यहाँ पर π/2 शामिल नहीं है। ये अपने को सभी याद करनी पड़ेगी टेबल, और अपन कल देखेंगे इसके बारे में कि ये कैसे आई रेंज ग्राफ के माध्यम से, इनके ग्राफ भी अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे।